हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे खूबसूरती की। जी हाँ, क्योंकि हर शख्स खूबसूरत दिखना चाहता है। खूबसूरत दिखने के लिए लोग मेकअप से लेकर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा ले लेते हैं। ऐसा करने से उनकी लुक पूरी तरह से बदल जाती है और लोग अपनी मनचाही लुक पा लेते हैं। आजकल हमारे यंगस्टर्स में कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी भी इसको लेकर लोगों के दिमाग में काफ़ी सवाल रहते हैं। आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे कि कोशिश करते हैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर अनमोल चुग से। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में अंतर क्या है? देखिए, आज जैसे कि प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है प्लास्टिक सर्जरी के प्रति। ये आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिफरेंस क्या है। जनरली लोग समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब हम कोई प्लास्टिक यूज करेंगे। ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का पहली बात है मतलब प्लास्टिकोज वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू मोल्ड, यानी कि हम ढाल सकते हैं किसी भी तरीके में। अब प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसके अंदर आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी एक ब्रांच आती है। ओके। प्लास्टिक सर्जरी आपकी किसी भी चीज में या तो चोट लगने की वजह से हो सकती है, या फिर आपको जलने के बाद हो सकती है, या फिर आपका हाथ कट गया हो उसको जोड़ने वाली, या पैर कट गया हो उसको जोड़ने वाली भी प्लास्टिक सर्जरी कहता है। और कॉस्मेटिक सर्जरी उसी का एक भाग है जो कि सुंदरता से रिलेटेड है, जो कि आपको बेहतर दिखने में और आपके अपने बेहतर महसूस करने में हेल्प करता है। जो कि अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं लोग अपनी लुक्स को लेके, या फिर फैट कई बार आपको ऐसे एरियाज में आ जाता है जिस वजह से नहीं हट पा रहा है, तो उस जगह में कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल आता है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे, कॉस्मेटिक सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी शामिल हैं? जी, कॉस्मेटिक सर्जरी आप फेस से लेकर बिल्कुल टो तक जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी आप सोच सकते हैं वो हो सकती है। कॉस्मेटिक सर्जरी फेस की अगर हम बात करें तो ये आपको फेस की सुंदरता है, अगर नाक की शेप ठीक करवानी है, या फिर ईयर्स के आपको शेप ठीक करवानी है, अगर आपको फेस लिफ्ट जिसको बोलते हैं हम, कि फेस अगर जैसे एज के साथ साथ फेस सैगी हो जाता है, यानी कि जी। झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसको बेटर बनाने में काम आ सकता है। किसी का अगर चिन छोटा है तो उसको बड़ा करा जा सकता है, चिन अगर बड़ा है तो उसको छोटा करा जा सकता है। इसी तरीके से बॉडी की सर्जरीज होती हैं, जैसे कि अगर बॉडी में फैट जमा हो जाए, जिनको हम बोलते हैं चेस्ट में फैट, गायनेकोमेसिया, यानी कि मेल्स के अंदर फीमेल लाइक ब्रेस्ट बन जाना, उसकी सर्जरी होती है। इसी तरीके से पेट में टमी फैट अगर जमा हो जाए, ओके। साइड में फैट जमा हो जाए, साथ ही साथ ब्रेस्ट, कई बार फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट, हैवी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उन्हें नेक और शोल्डर पेन भी होता है। ओके। तो उसमें हम ब्रेस्ट रिडक्शन का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस भी करा जा सकता है। ओके। इसी तरीके से जो फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज बड़ा करना होता है, कई बार फीमेल्स का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है क्योंकि ब्रेस्ट साइज कम है, उसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करी जा सकती है। और भी बाकी एरियाज में इस तरीके से सर्जरी करी जा सकती है। तो डॉक्टर, आजकल कौन सी सर्जरी ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी क्या वजह है पॉपुलर होने की? देखिए, अब इंडिया जो है काफी आगे जा चुका है कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले में। कॉस्मेटिक सर्जरी में इंडिया चौथे नंबर पे है वर्ल्ड में, अगर देखा जाए नंबर ऑफ प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी जितनी होती है, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके सर्वे में हमने देखा था। तो अब इंडिया में प्रचलन काफी ज्यादा है। इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो सर्जरी हो रही है, हम डिवाइड कर सकते हैं मेल्स में किस में ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन। अगर हम मेल्स का ट्रेंड देखें तो मेल्स के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट काफी पॉपुलर सर्जरी है, कि जो कि ऑल ओवर इंडिया काफी वॉल्यूम्स में हो रही है। दूसरी जो पॉपुलर सर्जरी है लाइपोसक्शन की सर्जरी है, जिसमें हम फैट निकालते हैं छोटे से एक छेद से। ये चेस्ट का फैट भी निकाला जा सकता है, काफी मेल्स इस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं चेस्ट फैट वाली, ये काफी कॉमन सर्जरी है। या फिर टमी फैट हुए। तो मेल्स के अंदर आप अगर टॉप टू सर्जरीज हैं, हेयर ट्रांसप्लांट और लाइपोसक्शन। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर जो टॉप टू सर्जरीज हैं, एक तो है लाइपोसक्शन नंबर वन पे है, कि लाइपोसक्शन जिसमें अपना वजन, मतलब कि अगर आपका ऐसा एरियाज में फैट है जो आप डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं जा रहा, तो फीमेल्स जनरली टमी फैट हो गया है, या तो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद फैट हो गया, जमा हो गया है, राइट। या फिर बैक में फैट है। साथ ही साथ दूसरी जो सर्जरी पॉपुलर, राइनोप्लास्टी, यानी कि नाक की सर्जरी, जिसमें आप नाक की शेप
अगर आपकी नाक बड़ी है तो उसको अप्रोप्रिएट साइज की आपके फेस के हिसाब से बनाया जा सकता है। अगर नाक छोटी है तो उसके ऑगमेंट यानी कि बड़ा करा जा सकता है। तो राइनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन फीमेल्स में काफी पॉपुलर। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कौन सी एज सर्जरी के लिए बेस्ट मानी जाती है? तो बेसिकली हम जनरली कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी हो उसको कहते हैं कि एटलीस्ट आप 16 ईयर से अबव हो। रीजन बीइंग दैट आपके बॉडी पार्ट्स पूरे डेवलप हो जाते हैं, चाहे नाक के हो चाहे बॉडी के हो। तो आपके लिए बेहतर रहता है कि सर्जरी इस स्टेज में करवाना। 18 साल के बाद तो आप खुद कंसेंट भी दे सकते हैं। आपको 18 साल से कम है तो आपको पेरेंटल कंसेंट की जरूरत होती है। 18 साल से अबव तो आप कंसेंट भी दे सकते हैं, और बॉडी पार्ट से अबव आपकी डेवलपमेंट भी पूरी हो जाती है। तो आई वुड से कि 18 साल इज द बेस्ट एज, उसके ऊपर आप कभी भी करवा सकते हैं। ओके। क्या इन सर्जरियों के बाद किसी तरीके की खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी आजकल जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं काफी सेफ हो चुकी है। काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जैसे लाइपोसक्शन की भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। राइनोप्लास्टी यानी कि नाक की उसके सर्जरी के लिए भी, इम्प्लांट्स के लिए भी बेस्ट इम्प्लांट्स जो होते हैं यूएस एफडीए अप्रूव वाले होते हैं। लेकिन हर सर्जरी में आपको प्रिकॉशंस और प्रिपरेशन एक सबसे जरूरी है। किसी भी सर्जरी से पहले, ना कि केवल कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रीन टी, हर्बल सप्लीमेंट्स, विटामिन ई की टैबलेट्स, फिश ऑयल, ये सारी एटलीस्ट 7 डेज के लिए बंद कर दें। साथ ही साथ अगर आप किसी ब्लड थिनर्स पे हैं तो उसको भी 3 से 4 दिन पहले हम बंद करते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाता है सर्जरी के टाइम पे। तो ये कुछ प्रिपरेशंस का हम ध्यान रखते हैं। प्लस हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और पेशेंट की प्रिपेयरनेस, अब कोविड के टाइम्स में ये बहुत जरूरी है कि कोविड आरटीपीसीआर और ये सब प्रिपरेशन भी जरूर हुए, ताकि आपकी सेफ्टी भी बनी रहे और आपको पूरी सेफ्टी के साथ साथ रिजल्ट्स भी आपके बेहतर मिले प्रिपरेशन के साथ साथ। डॉक्टर, क्या स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन में, किसी स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, या फिर करवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है? जी हाँ, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। किसी भी सर्जरी से पहले आपको एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन जो कि ट्रेंड है कॉस्मेटिक सर्जरी में, आपको किसी भी पेशेंट को हेजिटेट नहीं करना चाहिए डॉक्टर से पूछने के लिए, डॉक्टर आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। क्योंकि आजकल एक प्रचलन है कि सारे ही अपने आप को कॉस्मेटिक सर्जन बोल रहे हैं, पेशेंट को गाइडेंस सही नहीं मिल पाता। तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से पूछिए, आप अपना क्रेडेंशियल्स चेक करिए उनके ऑनलाइन ऑफलाइन, और उस पूरे तरीके से, क्योंकि किसी भी सर्जरी में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अगर आपकी सर्जरी एक प्रॉपर कॉस्मेटिक सर्जन से, एक प्रॉपर ट्रेन प्लास्टिक सर्जन के थ्रू हो रही है तो रिस्क कम हो जाता है। इसमें आप कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम ऑपरेट नहीं भी करते हैं। जैसे कि अगर बिल्कुल ही वजन बहुत ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास लाइपोसक्शन के मरीज आते हैं, तो हम उन्हें समझाते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा वजन है तो हम पहले आपका बैरिएट्रिक सर्जरी से वेट कराएंगे। कुछ सर्जरीज में जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो हम उसमें ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस पहले हो जानी चाहिए। पेशेंट ऑप्टिमाइज यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स उसके कंट्रोल में आ जाने चाहिए, तभी हमें ऑपरेट करना चाहिए। तो एक सलाह लेना एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से और पूरा वर्कअप करवाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, क्या यह सर्जरी परमानेंट होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह, या फिर बार बार फिर वही सर्जरी करवानी पड़ती है? देखिए, अब वही बात है कि आपकी बॉडी जो है, एक आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। बॉडी में अनफॉर्चुनेटली 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2। बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसका कैसे क्या रहता है, ये डिपेंड करता है। प्लस इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सर्जरी प्रॉपरली जो आपके लिए राइट प्रोसीजर है उसके बाद करी जा रही है, उससे रिलेटेड आपको सारी बातें एक्सप्लेन करी हुई है। मोस्टली जो प्रोसीजर्स होते हैं परमानेंट होते हैं। कुछ चीजें रिवर्सेबल भी होती हैं, जैसे फिलर्स बोलते हैं जिससे हम एजिंग के साइंस कर सकते हैं, वो रिवर्सेबल भी होते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगी, कैसे क्या करेगी। लेकिन यस, इट कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन आपको किस रीजन में चाहिए।
अगर परमानेंट जैसे कि इलाज होता है, अगर लाइपोसक्शन आप मानेंगे, ये परमानेंट इलाज है। जिस एरिया में आप लाइपोसक्शन करवाएंगे वहां पे कभी भी चर्बी नहीं आएगी। नाक की शेप अगर आप ठीक ठाक ठीक शेप करवाएंगे और चोट वगैरह नहीं लगेगी और आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये, इतना सपोर्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है, कुछ बेसिक प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ती है। ओके डॉक्टर, इस सर्जरी में किस तरीके के रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं? देखिए, अब जिस तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरीके की हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिस तरीके की ट्रेनिंग है, उसके बाद हम ये रिस्क बहुत कम रेशो में ले आए हैं। लेस देन 1% ही आप कह सकते हैं। बेसिक जो रिस्क रहता है किसी भी सर्जरी के बाद, ये होता है कि ब्लड कलेक्शन का रिस्क रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, पानी कलेक्ट होने का रिस्क रहता है, हीलिंग स्लो होने का रिस्क रहता है। ये रिस्क है किसी भी सर्जरी से रिलेटेड, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, कोई भी सर्जरी हो। लेकिन अब काफी मिनिमल रिस्क है और बहुत सेफ सर्जरी है। एंड रिजल्ट्स भी इसके कंसिस्टेंटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम बेसिक स्टेप्स और प्रिकॉशंस को ध्यान रखें एंड पेशेंट इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी भी प्रिकॉशंस लेता रहे। डॉक्टर, क्या इन सर्जरीज में कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? देखिए, साइड इफेक्ट्स सर्जरी के, अगर आप ढंग से इवैल्यूएट करवाएं, जैसे हमने पहले भी बात करी कि अगर आपका प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिक सर्जरी में पूरे ट्रेंड है और आप ढंग से इवैल्यूएट करें, तो ये काफी हद तक रिस्क फ्री सर्जरी मैं कह सकता हूं। क्योंकि ये प्लान्ड सर्जरी होती है, इलेक्टिव सर्जरीज, यानी कि आप इसमें छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखते हैं। एंड काफी हद तक हम इसको रिड्यूस कर पाए हैं कि रिस्क और ये जो भी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड है। डॉक्टर, इन सर्जरीज में अनुमान कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि आजकल लोग इस खर्चे को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। देखिए, जैसे कि खर्चा जो है कि डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी का। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि पेशेंट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोई भी चीज के लिए, कि प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये अपने हर पेशेंट को समझाता हूँ कि आपकी बॉडी एक है, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी बॉडी पे ही है। तो उस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा। कई बार ये होता है कि सस्ते कॉस्ट के चक्कर में आप ऐसी अनट्रेन्ड लोगों से करवा लेते हैं सर्जरी, या फिर शेडी क्लिनिक्स, यानी कि जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो उसमें आपको डबल ही बढ़ जाता है प्राइसिंग। सो डिपेंड करता है प्रोसीजर के आसपास, किस प्रोसीजर पे है प्राइसिंग, क्या है प्राइसिंग। सो जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, ये अफोर्डेबल रेंज में है, बिल्कुल आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो प्राइसिंग है बिल्कुल अफोर्डेबल है। इंडिविजुअल प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है। इट कैन बी एनीवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 40-45,000 एंड डिपेंड्स ऑन प्रोसीजर की क्या प्रोसीजर है, और लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है, जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है, डे केयर प्रोसीजर है, क्या क्या चीजें यूज होगी, तो उसके हिसाब से देन सर्जरी का प्राइसिंग डिसाइड। डॉक्टर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप समझ लीजिए कंफ्यूज रहते हैं कि करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए या ब्लड इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक काफी कॉमन प्रोसीजर है, अब इंडिया में काफी पॉपुलर हो चुका है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि मेल्स में नंबर 1 या नंबर 2 प्रोसीजर में से आता है। जी। इसमें इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान रखने की कि हेयर ट्रांसप्लांट आप कहीं भी करवाएं तो आप सेंटर पहले सबसे ज्यादा एग्जामिन कर लीजिए। वहां पे अगर कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स है या फिर अपने ढंग से इंस्ट्रूमेंट्स को साफ सफाई नहीं करी, तो इन्फेक्शन का रिस्क डेफिनेटली रहता है। प्लस उसके सर्जरी से पहले भी जो बेसिक टेस्ट हैं वो जरूर करवाइए। आप ये जरूर पूछिए कि भाई कितने एरिया कवर होगा, बाल कितने लगेगी, कहाँ से लेंगे आप, कहीं मैं जहाँ पे डोनर एरिया यानी कि पीछे से लेते हैं बाल, कहीं वहां पे तो गंजापन नहीं हो जाएगा, जी। आगे आप कितने बाल दे पाएंगे, कितनी डेंसिटी दे पाएंगे। तो रिसर्च आप पूरी करिए। मेरा फिर से ये कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी सस्ते का के पीछे ना जाइए, क्योंकि सस्ती चीज कई बार अच्छी नहीं होती है। तो जी। अपनी रिसर्च पूरी करिए, अपना पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, प्लास्टिक सर्जन से क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद ही जाइएगा। जी डॉक्टर अनमोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
उम्मीद है हमारी तरह कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े आपके भी कई डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.